नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने अभिकारी शब्दों को क्या किया, खत्म कर दिया, यानी अभिकारी शब्द खत्म हो गए। अब आपका ज़्यादा नहीं बचा हुआ। अब देखिए शब्दों में क्या बचा हुआ, आपका कारक बचा हुआ है, विभक्ति बचा हुआ है, वचन बचा हुआ है, लिंग बचा हुआ है, यही सब बचा हुआ है और कुछ ज़्यादा शब्द में नहीं बचा हुआ है। तो उसमें से आज एक टॉपिक और हम शुरू करने वाले हैं, कारक। चलिए तो देखते हैं समय को न लेते हुए कारक में क्या है। कहते हैं साक्षात क्रिया नायत्वम कारकत्वम। साक्षात क्रियान्वयत्वम कारकत्वम। साक्षात क्रियान्वयत्वम कारकत्वम अर्थात क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं, यानी जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध होता है। जिन शब्दों का क्रिया से क्या होता है, सीधा संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक। अब एक चीज़ कभी कभी पूछता है कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है। तो याद करिएगा, अगर कहे हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है और संस्कृत में तो 6 होती है। तो आप लोग जानते ही हैं, हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। इन कारकों को अगर आप याद करते हैं तो कारक माने कुछ भी नहीं। जहाँ इनका एक चिन्ह होता है, उसी चिन्ह को आप याद कर लीजिए। जहाँ वाक्य में प्रयोग करता है, चिन्ह को आप देखिए, और जब चिन्ह को आप पहचान जाएंगे तो वही क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा आपका। देखते हैं इसका चिन्ह क्या होता है। 8 कारक होते हैं। कारक का नाम और चिन्ह देख लेते हैं। इसे तो आप समझ ही चुके होंगे। साक्षात क्रियान्वयत्वम कारकत्वम अर्थात क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। देखते हैं कौन कौन सा होता है। पहला कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक का चिन्ह ने। इसके बाद दूसरा होता है आपका कर्म कारक। इसका चिन्ह होता है को। इन चिन्हों को क्या कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं ना, परसर्ग। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है निम्न में परसर्ग शब्द होगा, तो वो क्या होता है, चिन्हों को ही क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। जितने चिन्ह होते हैं सबको परसर्ग कहते हैं। ठीक। कर्म कारक को। तीसरा होता है करण कारक। करण कारक से के द्वारा अर्थ में, यानी से के होता है, वो भी किस में होता है, द्वारा के अर्थ में होता है। अगर द्वारा के अर्थ में से के आता है तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है, आपका करण कारक। कैसे होता है अभी आगे एक एक करके सबको समझाते हैं। ठीक। पहले एक बार इसे आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इसके बाद हम फिर समझाएंगे आपको। फिर चौथा होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक इसका होता है के लिए, के वास्ते, के लिए, के वास्ते। पांचवा होता है अपादान कारक। अपादान कारक से अलगाव अर्थ में। देखिए से यहाँ भी मिलता है, से यहाँ भी मिलता है, दोनों जगह से मिलता है, लेकिन यहाँ द्वारा अर्थ में यहाँ से जो होता है
वो अलगाव अर्थ में होता है। अलगाव अर्थ में का मतलब है कि अलगाव की स्थिति यहाँ होती है और वहाँ से मिलता है, तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, आपका अपदान कारक। इसके बाद छठा कहता है संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक कहता है का के की रा रे री ना ने नी। का के की रा रे री ना ने नी, याद करिएगा जहाँ प्रयोग होता है का के की, इसमें बस 3 ही वर्ड का प्रयोग यानी 3 ही चिन्हों का ज़्यादा प्रयोग मिलता है, इन सब चिन्हों का प्रयोग मिलता नहीं है, लेकिन चिन्ह में देता है तो उसे लिख दिया जाता है, याद कर लिया जाता है। ठीक, अगला कहता है सातवां अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में पे पर, में पे पर विषय हेतु। जहाँ में पे पर का विषय आता है वहाँ पर किसका प्रयोग होता है, अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। एक और अंतिम आपका होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक कहता है हे, हो, अरे, आह आदि। हे, हो, अरे, अबे, आह आदि, ये सब शब्द जहाँ आता है वहाँ पर क्या होता है, आपका संबोधन होता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए करना कुछ नहीं, बस आपको याद करना है। कर्ता कारक ने कर्म कारक को करण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए के वास्ते, अपादान कारक से अलगाव अर्थ में, संबंध कारक का के की रा रे नि, अधिकरण कारक में पे पर विषय हेतु, संबोधन कारक हे, हो, अरे, अबे आदि। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इससे एक बार, इसके बाद एक एक करके सबको बताते हैं। ठीक, चलिए हो गया होगा। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि किसे कैसे जानेंगे हम कि कौन सा कारक कहाँ प्रयोग हुआ है ना। सबसे पहले हम कर्ता कारक को देखेंगे। अच्छा, ये मौसम ही ऐसा चल रहा है कि सबको नींद आ रही है। चलिए सबसे पहले हम कर्ता कारक को देखेंगे। तो कहते हैं जहां पर कर्ता स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र परिभाषा आती है, किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता। यानी कर्ता हमेशा क्या होता है, स्वतंत्र होता है। जैसे राम ने खाना खाया, या राम खाना खाता है, या राम भोजन कर रहा है, खाना खा रहा है। अब देखिए एक चीज, यहाँ ने मिल रहा है और यहाँ ने नहीं मिल रहा है, लेकिन जब कर्ता की बात करता है तो ने मिले या ना मिले, कभी कभी हम ने को ढूंढने लगते हैं ना
कि चिन्ह नहीं मिल रहा है तो कर्ता कारक कैसे होगा, लेकिन कर्ता कारक होगा क्योंकि यहाँ कर्ता क्या है, स्वतंत्र है। और जहाँ कर्ता स्वतंत्र आपको मिल जाए वहाँ पर क्या होता है, कर्ता कारक होता है। राम ने खाना खाया, नहीं इच्छा है तो नहीं खाना खाया। अब बताइए, राम की इच्छा है बाजार घूमने की तो जाएगा बाजार घूमेगा, यानी बाजार किसने घूमा, राम ने घूमा। अब यहाँ पर क्वेश्चन जब आप करते हैं कर्ता से या क्रिया से क्वेश्चन कर लीजिए, खाने की क्रिया हो रही, खाने की क्रिया से क्वेश्चन करेंगे कि यह खाने की क्रिया, यहाँ पर खाने का क्रिया किसने किया, तो वो उत्तर देगी कौन किया, राम ने आया ना, किसने किया, राम ने। भोजन करने की क्रिया किसने किया, राम ने किया। तो ने मिला और राम ने किया तो राम क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक, ये बहुत सरल है, कर्ता बहुत सरल है। चलिए कर्म को देख लेते हैं। कारक आप लोग कठिन मानते हैं, हमको लग रहा है कारक बहुत सरल होता है, आपको भी सरल लग रहा होगा। ऐसे ही चलेगा तो सरल ही लगेगा ना। चलिए दूसरा देखते हैं, कर्म कारक। कर्म कारक, ठीक, कहते हैं जब कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अर्थात परिभाषा को छोड़ दीजिए, इतना जानिए कि कर्ता अपने होने वाली क्रिया से जिसे सबसे ज़्यादा चाहता है वो उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। यानी कर्ता अपने होने वाली क्रिया के द्वारा जिसे सबसे ज़्यादा चाहता है ना। जैसे कहते हैं कैलाश अनुभव को किताब देता है। कैलाश अनुभव को क्या करता है, किताब देता है ना। अब देखिए एक कैलाश क्या है, करता है ना। अब देखिए अनुभव क्या है, सॉरी ज़्यादा बड़ा कर दिया हमने और छोटा कर देते हैं। दो कर्म आ गए, दो कर्म आ जाएगा तो आपको कम समझ में आ जाएगा ना। कैलाश अनुभव को देखता है, चलिए इतना लिख देते हैं। दो कर्म आ जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। कैलाश अनुभव को देखता है। अब यहाँ किसकी क्रिया हो रही है, देखने की ना, सॉरी क्रिया है। क्रिया है, एक कर्ता है एक क्रिया है। परिभाषा, जब कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक ना। चलिए कर्ता से क्वेश्चन हम करते हैं कि हे कैलाश कर्ता, कर्ता कौन है, कैलाश है, कि हे कैलाश कर्ता तुम अपने देखने की क्रिया से सबसे ज़्यादा किसे चाहते हो। तो कैलाश किसे देखना चाहते हैं, तो कैलाश अनुभव को देखना चाहते हैं। तो याद करिए अनुभव के बाद को का चिन्ह भी लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, कर्म कारक। कर्ता कारक ने कर्म कारक को मिलता है। जैसे कहते हैं
सीता राम को निहारती हैं ना। राम के रूप निहारत सी कंगन में नग की परछाई ना, कंगन के नग की परछाई। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, राम का रूप निहारत सी कंगन के नग की परछाई। यानी जो सीता कंगन पहनी है उसमें जो नग लगा हुआ था ना, उसके परछाई, उसमें जो परछाई राम की पड़ रही है उसमें राम का रूप निहार रही है, देख रही हैं ना। तो देखने की क्रिया से सीता से पूछा जाए कि हे कर्ता सीता, तुम अपने निहारने की क्रिया से सबसे ज्यादा किसे चाहती हो? तो सीता सबसे ज्यादा किसे देखना चाहती हैं? तो राम को। तो राम क्या हो जाएगा? कर्म कारक। जैसे कहते हैं राधा कृष्ण को प्यार करती हैं ना, राधा कृष्ण को प्यार करती हैं ना। अब राधा से अगर क्वेश्चन किया जाए कि हे कर्ता राधा, तुम अपने प्यार करने की क्रिया में सबसे ज्यादा किसे चाहती हो? तो राधा का उत्तर क्या निकल कर आएगा? कृष्ण को। तो याद करिए, जिसे कर्ता अपने होने वाली क्रिया में सबसे ज्यादा चाहता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। समझ में आ गया होगा? चलिए आगे चलते हैं। कारक बहुत ही सरल है, कारक में कुछ है नहीं, बस थोड़े से समझने की। हिंदी में वैसे माना जाए तो हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी हम सदा से पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। चलिए तीसरा देखते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, और आ जाता है आपका तीसरा करण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? करण कारक से के द्वारा अर्थ में ना, से के द्वारा अर्थ में। अब इसकी परिभाषा कहती है कि कर्ता किसी भी क्रिया के करने के लिए जिसे साधन के रूप में प्रयोग करता हो, यानी कर्ता जिसे साधन के रूप में प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक। परिभाषा लिख दे, समझ जाएंगे आप। कर्ता, थोड़ा सा शॉर्टकट लिख देते हैं, कर्ता जिसे क्रिया में साधन के रूप में प्रयोग करता है। उसे क्या कहते हैं? करण कारक। अब करा कर्ता जिसे साधन के रूप में क्रिया में प्रयोग करता है ना, जैसे चलिए जैसे कह दें ललिता मक्खन से या दही से मक्खन निकालती है, दही से मक्खन निकालती है। ठीक, ललिता दही से मक्खन निकालती है। तो मक्खन किसके द्वारा निकल रहा है? दही के द्वारा निकल रहा है ना। तो से शब्द यहाँ पर किसके लिए आया है? द्वारा के अर्थ में आया है। चलिए जैसे यहाँ देखिए, कर्ता ललिता है, ठीक, निकालने का क्या कार्य हो रहा है? मक्खन निकालने का कार्य हो रहा है ना। चलिए कहता है कर्ता जिसे क्रिया के साधन के रूप में प्रयोग करना चाहता है ना। चलिए अब ललिता कर्ता से हम प्रश्न करते हैं कि हे ललिता कर्ता, तुम अपने मक्खन की क्रिया में या मक्खन निकालने की क्रिया में किसे प्रयोग कर रही हो? तो ये क्या उत्तर देगी? दही, यानी दही से मक्खन निकाल रही हूँ ना। तो दही के द्वारा मक्खन निकल रहा है ना। जैसे कहते हैं
मैं कलम से पत्र लिखता हूँ या मैं कलम से लिखता हूँ। अब देखिए कर्ता कौन है? मैं। क्रिया किसकी हो रही है? पत्र लिखने की। अगर कहा जाए कि हे मैं कर्ता, तुम अपने पत्र लिखने की क्रिया में किसे प्रयोग कर रहे हो? तो लिखने की क्रिया में किसका प्रयोग किया जा रहा है? कलम का ना। तो वही क्या हो गया? कर्म का करण कारक। यानी जिसे साधन के रूप में प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जैसे माता पुत्र को डंडे से मारती है, तो हे माता, तुम अपने पुत्र को मारने की क्रिया में किसका प्रयोग कर रही हो? तो डंडे का। कौन सा साधन आया? डंडा आया ना। तो वही कहते हैं जहाँ कर्ता साधन के रूप में किसी विषय वस्तु का प्रयोग करता है तो उसमें क्या हो जाता है? करण कारक। चलिए अगला देखते हैं। संप्रदान कारक। सम माने होता है समान रूप से, प्रदान माने प्रदान किए जाने वाला। तो समान रूप से प्रदान किए जाने वाला का मतलब होता है, कह सकते हैं कि जब कर्ता किसी के लिए कुछ करता है, यानी इसका चिन्ह भी होता है के लिए, के वास्ते। के लिए के वास्ते, यानी कह सकते हैं जब कर्ता किसी के लिए कार्य को करता है ना, या किसी के वास्ते करता है, तो वहाँ पर क्या होता है? संप्रदान कारक। जिसे या कुछ देने के लिए कार्य करता है तो भी क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे कह दें सैनिक या भारतीय सैनिक देश के लिए समर्पित है। भारतीय सैनिक देश के लिए समर्पित है, तो यहाँ पर भारतीय सैनिक क्या है? कर्ता होगा, क्योंकि देश के लिए कार्य कौन कर रहा है? भारतीय सैनिक कर रहे हैं। और ये क्या है? समर्पित है। लेकिन किसके लिए समर्पित है? तो देश के लिए समर्पित है। कुछ नहीं, कहते हैं कर्ता जब किसी के लिए कार्य करता है ना, जब किसी के लिए कार्य करता है कर्ता, तो वो क्या हो जाता है? आपका संप्रदान कारक। अब चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं एक ना। हे भारतीय सैनिक, तुम अपने समर्पण की क्रिया किसके लिए कर रहे हो? तो कहेगा किसके लिए? देश के लिए ना। तो यहाँ के लिए शब्द आया है, तो यहाँ पर देखिए के लिए इसका क्या होता है? परसर्ग होता है। तो यहाँ पर के लिए आया भी है, तो क्या हो जाएगा आपका? संप्रदान कारक। जैसे माँ बच्चे के लिए दूध लाती है, माँ बच्चे के लिए दूध लाती है, तो पूछा जाएगा हे माता कर्ता, तुम अपने बच्चे के लिए, तुम दूध किसके लिए ला रही हो? तो कहेगी बच्चे के लिए। तो बच्चे में क्या हो जाएगा आपका? संप्रदान कारक। जिसके पीछे के लिए के वास्ते लगा रहे वही क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। जैसे कहते हैं यह गाड़ी केवल लाश के वास्ते जाती है, तो गाड़ी किसके लिए वास्ते जा रही है? केवल लाश के वास्ते जा रही है, तो वह लाश के वास्ते गाड़ी में क्या हो जाएगा आपका? लाश गाड़ी जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। ठीक, चलिए बहुत सरल लग रहा है ना, कुछ है नहीं। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत
ना। जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग अपनी कस्तूरी को। गौर करने की बात है, सोचिए कब कितनी अच्छी भावना यहाँ कवि ने लिख दिया। जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। यानी आप यहाँ से चले जाइए, कोसों लाखों दूरी तय कर डालेंगे, लेकिन अपनी दूरी, अपने से ही अपनी दूरी तय करके एक बार देखिए, बहुत मुश्किल रहेगा। अपने आप को, दुनिया को जान पाना आसान है, लेकिन खुद को जान पाना आसान नहीं है मित्र। जो अपने आप को जान लिया ना, वह सर्वश्रेष्ठ हो गया। अपने आप को पहचान। देखिए, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन याद करिए आपके अमिताभ बच्चन जी भारी आवाज के कारण क्या किए गए थे? फिल्म स्टूडियो से निकाल दिए गए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने आप को पहचाना कि नहीं, मैं काम करूँगा। अंततः क्या हुआ? फिल्म में क्या स्थान उनका आप जान ही हो। स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर जी, ये भी तो अपनी बहुत ज़्यादा भरी आवाज़ के लिए निकाल दी गई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? एक जिद किया कि नहीं, मैं जैसे निकाली गई हूँ वैसे मैं जाऊँगी फिर से, और अंत में आज स्वर कोकिला कहे जाते हैं। तो अपने आप को पहचानिए। कोई भी गुण आपके अंदर होगा, एक न एक ऐसा गुण आपके अंदर होगा, बस उसी गुण को आप पहचानिए और वही गुण आपको सबसे आगे ले जाएगा। सब, हर इंसान में एक विशिष्ट गुण होता है। आइए हम लोग देखते हैं अपादान कारक को। अपादान कारक परिभाषा थोड़ा सी इसकी अलग हो जाती है। कहते हैं जब किसी स्थिर वस्तु से स्थिर वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है, कोई वस्तु अलग होती है, तो जिससे अलग होती है, ठीक, जो वस्तु अलग होगी वो नहीं, जिससे अलग होगी, यानी स्थिर वाली वस्तु में जिससे अलग होगी उसमें अपादान कारक होता है। उसमें अपादान कारक होता है। यानी जैसे कहते हैं बिल्ली छत से कूद पड़ी। चलिए देख लेते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी। अब देखिए, कहता जब किसी स्थिर वस्तु से, छत क्या है? स्थिर है ना, कि बिल्ली स्थिर है? कौन टालता है? छत टालता है बिल्ली? छत टालता है। हाँ, गाना नहीं सुने? छत पर न सुला देना हम नींद में चलते हैं। ठीक, तो छत नहीं टालता है, उस पर रहने वाले टालेंगे। तो बिल्ली किस पर है? छत पे है, लेकिन अचानक वो छत से क्या करती है? कूद जाती है। तो कहते हैं किसी स्थिर वस्तु से जब कोई वस्तु अलग होती है, तो जिससे अलग होगी, किससे अलग हो रही है? छत से कूदेगी तो छत से ही अलग होगी ना। तो जिससे अलग होती है उसमें क्या होता है? अपादान कारक। तो यहाँ छत से अलग हो रही है, तो छत में क्या होगा? अपादान कारक। जैसे कह दे आंचल घर से निकल गई, एक मिनट, अरे
आंचल घर से निकल गई है, तो आंचल कहाँ से, घर तो स्थिर है ना, तो आंचल कहाँ से निकल रही है, घर से निकल रही है ना, तो यह घर से निकल रही है तो घर स्थिर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपादान कारक। ठीक, चलिए परिभाषा केवल समझते जाइए, कुछ है नहीं, समझना अपने आप है। ठीक, टीचर का मतलब होता है मार्गदर्शक जी। चलिए अगला देखते हैं। अरे नमस्ते, ठीक ठीक सर, बैठ रहे हैं। चलिए चलिए आता है छठा आपका ना, संबंध कारक। ठीक, कहते हैं जब संज्ञा या सर्वनाम का कोई पद, जब संज्ञा या सर्वनाम का कोई पद किसी पद के साथ संबंध बनाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, संबंध कारक होता है। यानी संज्ञा सर्वनाम का कोई भी पद जब किसी पद के साथ संबंध बनाता है तो वहाँ पर क्या होगा, संबंध कारक होगा। जैसे कहते हैं राजू श्याम के अधीन कार्य करता है। राजू श्याम के अधीन काम करता है। अब देखिए राजू श्याम के अधीन कार्य करता है, तो राजू का संबंध श्याम से है, कार्य तो करता है, लेकिन किसके अधीन कार्य करता है, श्याम। यानी राजू ने अपना संबंध श्याम से बनाया और उसी के अधीन क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपका संबंध कारक हो जाएगा। कुछ गलतियां थी जिसे आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए धन्यवाद। ठीक, चलिए राजू ने श्याम के अधीन कार्य करता है, तो यहाँ राजू श्याम के अधीन कार्य करता है, तो किसके अधीन कार्य कर रहा है, श्याम के अधीन। ठीक, अब आप लोग ढूंढिएगा क्या गलती थी वीडियो इसके पर, यहाँ शायद मैंने प्रश्नवाचक लगा दिया था ना। चलिए अब देखिए, जैसे कहते हैं हुबलाल का भाई पढ़ता है, हुबलाल का भाई पढ़ता है, यानी किसका भाई पढ़ता है, हुबलाल का। हुबलाल का संबंध किससे हो गया, भाई से हो गया। इस संबंध को दिखा कौन रहा है, कासिम ना। जैसे अभी आपने पढ़ा भारतीय सैनिक देश के लिए क्या है, समर्पित है। अगर हम उसी को थोड़ा सा पलट दें, लिख दें भारतीय सैनिक देश की रक्षा करती है ना। तो भारतीय सैनिक का संबंध किससे है, देश से है ना, इसीलिए तो ये रक्षा करने की बात करता है। तो की शब्द क्या कर रहा है, उनके संबंध को बता रहा है। तो जहाँ संबंध को बताया जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका संबंध कारक। इसमें बस का के की आपको देखना है, रा रे री ना ने नी का उदाहरण कभी नहीं पूछता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला, अधिकरण कारक।
अधिकरण कारक। आधारो अधिकरणम, जहाँ आधार हो तो वहाँ अधिकरण कारक आते हैं। कहते हैं जब किसी विषय वस्तु का आधार किसी विषय वस्तु पर निश्चित कर दिया जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अधिकरण कारक। यानी किसी भी विषय वस्तु का आधार किसी भी विषय वस्तु से निश्चित कर दिया जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अधिकरण कारक हो जाता है। तो जैसे अगर कह दिया जाए ध्रुवराज छत पर टहल रहे हैं। ध्रुवराज छत पर टहल रहे हैं, तो ध्रुवराज किस पर टहल रहे हैं, छत पर टहल रहे हैं ना। तो टहलने का जो आधार है वो कौन सा है, छत है ना। तो छत पर शब्द लगा तो पर क्या है, परसर्ग है, चिन्ह है। और यहाँ पर छत जो है क्या है, अधिकरण कारक है। जैसे कहते हैं नंदलाल, आप लोग कक्षा 4 में पढ़ते हैं ना। एक दिन नंदू को हुआ, कक्षा 2 में है शायद, एक दिन नंदू को हुआ जुकाम। वह इतना छींका इतना छींका इतना छींका कि सारे पेड़ के पत्ते गिर गए ना, पेड़ को बड़ी गिलानी हुई। ठीक, तो चलिए अब यहाँ देखिए नंदलाल कुर्सी पर बैठे हैं। तो कहाँ बैठे हैं, सिर्फ कहाँ बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं। आधार, बैठने का आधार क्या है, कुर्सी। तो कुर्सी में क्या है, अधिकरण कारक ना। जैसे माता जी घर में हैं, तो माता जी का रहने का आधार क्या है, घर है ना। तो जहाँ आधार मिल जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। पिताजी खेत में हैं, यानी उनका रहने का आधार कहाँ, खेत में है, यानी खेत में कार्य वगैरह कर रहे होंगे। तो इस समय उन्होंने अपना आधार कहाँ बना रखा है, खेत में बना रखा है। तो जहाँ भी आपको आधार मिल जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। आधारो अधिकरण, बहुत सरल है। चलिए एक आपका अंतिम और बचा हुआ है। संबोधन कारक। संबोधन कारक सबसे सरल है, इससे सरल कारक शायद कोई नहीं मिलेगा। संबोधन, याद करिए जहाँ संबोधित किया जाए वही क्या होता है, आपका संबोधन कारक। और इसका कोई चिन्ह नहीं होता, इसका हे हो अरे अभी किसी को संबोधित करेंगे तो हे हो अरे अभी वो आह करबे करेंगे, हाँ ठीक। तो वही क्या होता है, संबोधन कारक। एक चीज़ और होता है, इसके जो प्रसर्ग होते हैं उसमें संबोधन का चिन्ह लगा होता है ना। संबोधन का चिन्ह लगा होता है, जो प्रसर्ग होगा संबोधन का चिन्ह लगा होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे हे राम इधर आओ, ये भगवान राम नहीं है, राम किसी का नाम है और उसे बुलाया गया कि हे राम इधर आओ। भो बाल का कुत्र गच्छति ना, करते हैं संस्कृत में ना। तो यही हो गया। जैसे कहते हैं वाह मजा आ गया, वाह मजा आ गया। संबोधन कर रहे हैं, किसी कार्य को संबोधित किए जिसमें उनको क्या किया, मजा आया। तो ऐसे शब्द जहाँ मिल जाते हैं संबोधन चिन्ह लगा होता है और किसी को आप संबोधित करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपका संबोधन कारक होता है। चलिए आज बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए उमंग के साथ। ठीक, आज बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।